डियर स्टूडेंट्स, अपना प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। अपने प्रोटीन में देखा था, उनकी संगठन देखा था, डेफिनेशन देखी थी, फिर अमीनो अम्ल देखा था, फिर उनकी यूज देखा था, पेप्टाइड का प्रकार देखा था। ये सारी चीजें देखी थी प्रोटीन में अपनों ने। तो आज अपना सेकंड टॉपिक होगा एंजाइम। यानी एंजाइम भी अपने क्या दे रखा है, बुक के अंदर दे रखा है। इनका भी क्या डेफिनेशन दे रखी है, क्लासिफिकेशन दे रखा है, इनका यूज कहाँ पर होता है, तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एंजाइम होते क्या हैं? तो अपनों ने प्रोटीन के अंदर देखा था कि एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। यानी जो प्रोटीन का अपनों ने यूज देखा था, उसके अंदर एक पॉइंट देखा था ना कि जो प्रोटीन होते हैं वो, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्या करते हैं, जो शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक मतलब कि ये क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। सभी क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। मतलब अपना द्रव्यमान या फिर अपना संगठन कुछ भी नहीं खोते, वैसे के वैसे बने रहते हैं। बस अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, तेज या कम कर देते हैं। वो उत्प्रेरक होते हैं। और एंजाइम क्या है, जो जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक का मतलब कि जो प्लांट्स के अंदर हो गई, मनुष्य के अंदर हो गई, जंतुओं के अंदर हो गई, जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, जैसे ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट होना, ऊर्जा में कन्वर्ट होना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह नियंत्रित रखना, उसी प्रकार से जो ब्लड सर्कुलर है उसको नियमित रूप से बनाए रखना। अपने देखते हैं कि कभी कभी शोक के कारण अपने ब्लड सर्कुलर एकदम तेज हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो किसके कारण होती है? तो वही यही जो एंजाइम होते हैं, जो जैव उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, तेजी दे देते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलर हो गया, ऑक्सीजन की दर हो गई, ये सारी क्या हो जाती है, शरीर के अंदर बढ़ने लग जाती है। इन्हीं एंजाइमों के कारण क्या होता है, शरीर में पाचन क्रियाएं हो गई जैसे, या फिर अपना शरीर के जैसे भोजन अपने खाते हैं तो भोजन का पचना, या फिर भोजन का यानी जो आंत है आंतों तक पहुंचना, ये सारे कौन कार्य करता है? तो ये एंजाइम ही कार्य करते हैं। जैसे मुंह के अंदर अपना कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जो भी अपने पॉलीसैकेराइड खाते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार के जितने भी जो एंजाइम होंगे उनका कार्य क्या होगा, सिर्फ जो जैव रूप से यानी जो जंतुओं के अंदर, प्लांट्स के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उन अभिक्रियाओं को नियंत्रित रखना, उनकी गति को बढ़ाना, उनकी गति को कम करना, ये कार्य क्या है, एंजाइम ही करते हैं। तो ये बने किसके होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी एंजाइम हो जो प्रोटीन के बने हो, कुछ एंजाइम प्रोटीन के नहीं भी बने हो सकते। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम प्रोटीन के बने भी हो सकते हैं और नहीं भी बने हो सकते हैं। जब इनकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में यही लिखा आता है कि एंजाइम प्राकृतिक, सरल एवं संयुक्त प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक क्रिया, मतलब जो जीव जंतु पादपों आदि में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है उनको क्या करते हैं, संचालित करते हैं, विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब उनको संचालित करने के लिए क्या होते हैं, ये विशिष्ट उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम मतलब ये मनुष्य के लिए या फिर प्लांट्स के अंदर या फिर जीव जंतु के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसलिए एंजाइम को अपने क्या बोल सकते हैं, जैव उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो आप यही बोलोगे कि एंजाइमों को ही क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, मानव के अंदर, जंतु, प्लांट्स के अंदर, ये सारी अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसलिए इनको क्या कर देते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये सभी क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। तो ये एंजाइम की छोटी सी यानी सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद में अगर एंजाइम वर्ड है अपने पास, जो एंजाइम आया है, नाम आया, वो एंजाइम नाम किस कारण आया? अपनों ने ये चीज देखी होगी, किसी का भी अगर नामकरण होता है, जैसे प्रोटीन का अपनों ने नाम किया था तो वो ग्रीस भाषा के प्रोटियस से निकल के आया था, जिसका अर्थ होता था प्राथमिक महत्व। यहाँ पर भी जो एंजाइम है उस एंजाइम को अपने एंजाइम ही क्यों कहते हैं और कोई वर्ड क्यों नहीं यूज किया इसका? तो इसके लिए एक सिंपल सी थ्योरी यह है कि जो सबसे पहले एंजाइम खोजा गया था
वो हिस्ट से खोजा गया था। हिस्ट को अपने हिंदी में गमीर भी बोल देते हैं, जिसका कार्य क्या होता था, जो शर्करा को क्या करता था, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता था। जो जितनी भी शर्कराएं होती थी उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था। इस प्रकार से हिस्ट से क्या किया गया था, एंजाइम को सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था वो गमीर से या हिस्ट से खोजा गया था, जिसके कारण इन्हें एंजाइम कहा जाने लगा। अब आप कहोगे कि सर गमीर यानी हिस्ट से सबसे पहले एंजाइम मिला है अपने को, तो इसके कारण इसको एंजाइम क्यों कहेंगे? क्योंकि जो हिस्ट शब्द होता है उसको ग्रीक भाषा में जाइमस बोलते हैं। ग्रीक भाषा में क्या बोल देते हैं, जाइमस बोलते हैं। और इनका मतलब ग्रीक भाषा के अंदर क्या होता है, इनका मतलब ग्रीक भाषा में इन होता है, मतलब इन जाइम्स। इन जाइम्स का मतलब, जाइम्स का अर्थ ग्रीक भाषा में किससे है, तो हिस्ट से है, और इनका मतलब इनके अंदर से है। खोजा किससे गया था, हिस्ट से खोजा गया था। हिस्ट को ग्रीक भाषा में क्या कहते थे, जाइमस कहते हैं, इसलिए ग्रीक भाषा में हिस्ट को जाइमस कहते हैं, तो जाइमस वर्ड यूज किया। जाइमस किसको कहा गया है, हिस्ट को कहा गया है। और खोजा किससे गया है, हिस्ट के अंदर से खोजा गया, तो इनका मतलब अंदर होता है, तो इन जाइम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एंजाइम्स पड़ा। सिंपल सी लैंग्वेज इतना सा ध्यान रखना कि गमीर से यानी हिस्ट से प्राप्त किया गया था, और जो ग्रीक भाषा में एंजाइम के अंदर जो अपनों ने इन यूज किया उसका अर्थ होता है इनसे, और जो जाइम्स यूज किया उसका अर्थ होता है हिस्ट से। इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा, एंजाइम को एंजाइम कहा जाने लगा। तो ये सिंपल सा ध्यान रखना आपकी एंजाइम को एंजाइम क्यों कहते हैं, हिस्ट से खोजा गया था। हिस्ट का अर्थ ग्रीक भाषा में जाइम्स होता है, और इन का अर्थ होता है इन का अर्थ होता है आयन, इनका मतलब हिस्ट के अंदर से खोजा जा रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, एंजाइमस कहा जाने लगा एंजाइम को। तो ये एंजाइम की क्या थी, नामकरण था कि किस टाइप से एंजाइम को एंजाइम कहा जाता है। और अन्य कोई भी जितने भी एंजाइम अपने यूज करते हैं तो उनके नामकरण के लिए लास्ट में जैसे अपने माल्टोज का कोई एंजाइम पढ़ेंगे तो माल्टोज के नाम पर अपने क्या लिख देंगे, एज लगा देंगे, जैसे माल्टेज बोल देंगे। उसी प्रकार से जैसे ग्लूकोज के लिए कोई एंजाइम यूज करेंगे तो उसके लिए ग्लूकेज लगा देंगे। उसी प्रकार से अन्य कोई भी एंजाइम यूज करेंगे तो उसके नामकरण के आगे क्या कर देंगे, बस एज लगा देंगे। जैसे फ्रैक्टोज के लिए फ्रैक्टेज, माल्टोज के लिए माल्टेज, ग्लूकोज के लिए ग्लूकेज, ये सारे क्या करेंगे, उनके आगे नामकरण लगा देंगे, वो उनके क्या निकल आएंगे, एंजाइम निकल आएंगे। तो अब तक प्रकृति के अंदर कितने एंजाइम हैं, तो अब तक अपने देखें तो एंजाइमों की संख्या 3000 है, और 3000 में से भी कितने 300 क्या है, प्राकृतिक रूप, यानी 300 का अपनों ने क्या कर लिया, खुद ने निर्माण कर लिया। मतलब अपनों ने देखा ही है कि ग्लूकोज अपने भी क्या करते हैं, अब बना सकते हैं। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए एक प्रक्रिया में ग्लूकेज एंजाइम चाहिए होगा, तो वो व्यवहारिक रूप से यानी व्यापारिक रूप से उसका भी क्या कर लिया गया, अपनों ने उन उत्प्रेरकों को यानी जैव उत्प्रेरकों का भी निर्माण कर लिया। तो कितने जैव उत्प्रेरकों का व्यापारिक रूप से उत्पादन किया गया, निर्माण किया गया, तो 300। और प्राकृतिक रूप से कितने एंजाइम है, तो 3000 एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो आंकड़े सिंपल से माइंड में रखना, कभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपके माइंड पूछ लिया जाए, तो उसके लिए थोड़े से आंकड़े भी ध्यान रखा करो। उसके बाद में एंजाइमों का कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एंजाइम का वर्ग दे दिया और उस एंजाइम के वर्ग के क्या कार्य होंगे, तो उस टाइप से अपने को सारणी बनाई हुई है बुक के अंदर, तो वो अपने को रीड आउट करनी है। सारणी किस टाइप से बनाई हुई है, तो इस टाइप से सारणी बनाई हुई है। मतलब ऑक्सीडो रेडिकेस जो एंजाइम का वर्ग है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो जितने भी शरीर के अंदर जैविक ऑक्सीकरण की क्रियाएं होगी या फिर अपचयन की क्रियाएं होगी उसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो ऑक्सीडो रेडिकेटस एंजाइम वर्ग का यूज किया जाता है। ऑक्सीडो रेडिकेटस एंजाइम वर्ग का यूज किसमें किया जाता है, तो जैविक रूप से यानी जो शरीर के अंदर जितने भी ऑक्सीकरण क्रियाएं हो रही है या फिर अपचयन क्रियाएं हो रही है उसके लिए ऑक्सीडो रेडिकेटस एंजाइम वर्ग का यूज किया जाता है। मतलब इसके अंदर जितने भी एंजाइम आएंगे ऑक्सीडो रेडिकेटस के अंदर वो सारे क्या करेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन से ही क्या होंगे, संबंधित होंगे। उसी प्रकार से जो ट्रांसफेरेज एंजाइम का वर्ग होगा वो दो पदार्थों के मध्य समूह का प्रदान करेगा। दो पदार्थ जैसे A, B प्लस में C और D, ये कोई दो पदार्थ है,
उसमें अगर एंजाइम की प्रेजेंस ही रख देंगे अपने, कौन सा एंजाइम होगा वहां पर, ट्रांसफेरेंस एंजाइम होगा। ट्रांसफेरेंस एंजाइम का क्या होगा, वर्ग होगा, जो क्या करेगा, दोनों में समूह प्रदान करेगा। मतलब ए के साथ में सी जोड़ देगा और बी के साथ में डी जोड़ देगा। समूह प्रदान का मतलब जो इसके साथ था वो इसको इसके साथ जोड़ देगा और जो इसके साथ था वो इसके साथ जोड़ देगा। ये समूह प्रदान का कार्य होता है। मतलब अभिक्रिया, अपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ लो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो शरीर के अंदर जो भी जितनी भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो रही है, उन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम वर्ग का यूज किया जाता है, तो ट्रांसफेरेज नामक एंजाइमों का वर्ग होगा, जिसके अंदर जो भी एंजाइम शामिल होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, जो शरीर के अंदर समूह प्रदान की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको क्या करेंगे, संचालित करेंगे। उसी प्रकार से थर्ड वर्ग आता है जो लाइसेस एंजाइम का वर्ग होता है। वो क्या करता है, शरीर के अंदर जितनी भी जल अपघटन की क्रियाएं या पादपों के अंदर जितने भी जल अपघटन की क्रियाएं उनको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो जल अपघटन की क्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम वर्ग का यूज किया जाता है, तो लाइसेज नामक एंजाइम वर्ग का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से आइसोमेरेज जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, समावेशीकरण करेंगे। समावेशीकरण का मतलब कि एंजाइम का जो शरीर के अंदर जो यौगिक पाए जा रहे हैं उनको सेम, उनकी संरचना सूत्र सेम रखेंगे, लेकिन उसको क्या कर देंगे, अन्य यौगिक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अपन ने ग्लूकोज देखा था, ग्लूकोज की संरचना सेम होती है, उसी प्रकार से फ्रक्टोज की संरचना सेम होती है, लैक्टोज की संरचना सेम होती है, लेकिन उसका क्या कर देते हैं, वो समावेशीकरण कर देते हैं। तो ऐसे जो एंजाइम होंगे, जो स्टार्च, सेल्यूलोज और अपने ने ग्लाइकोजन, तीनों का सूत्र समान पड़ा था लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न निकल के आ रही थी, तो वो सारे किस में काउंट होंगे, समावेशीकरण में काउंट होते हैं। संरचना समान है लेकिन उनका सूत्र समान है लेकिन उनकी संरचनाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार की जितनी भी जो शरीर के अंदर यौगिक होंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इस प्रकार का जो समावेशीकरण किया जाता है वो किस एंजाइम वर्ग से द्वारा किया जाता है, तो वो आइसोमेरेजेस नामक एंजाइम का वर्ग होता है, उसके द्वारा किया जाता है। और लास्ट आता है लाइगेज एंजाइम वर्ग। लाइगेज एंजाइम वर्ग का यूज कहाँ पर किया जाता है, जो एडीपी के साथ युग्मन होगा और उससे किस में कन्वर्ट करेगा, ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा या फिर वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। जैसे एडीपी किससे निकलती है, अपने देखा था कि ग्लूकोज का जब निर्माण होता है या ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज टूटता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस में ऊर्जा निकलती है, तो उसमें कहां पर किस में कौन सा वर्ग के एंजाइम का यूज किया जाएगा, तो लाइगेज नामक एंजाइम का वर्ग होगा, उसका यूज किया जाएगा। ये 5 एंजाइम के वर्ग है वो अपने को ध्यान रखने हैं। फर्स्ट आता है ऑक्सीडो रेडिक्यूस, जो क्या करता है, जो भी शरीर के अंदर जितनी भी ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया हो रही है उनको संचालित करता है। सेकंड आता है ट्रांसफेरेस, जो क्या करता है, समूह प्रदान वाली अभिक्रियाएं, समूह प्रदान मतलब प्रतिस्थापन वाली अभिक्रियाएं जो भी शरीर के अंदर हो रही है उनको संचालित करेगा। फिर आता है लाइसेस, जो क्या करता है, जल अपघटन की क्रियाओं को संचालित करता है। फिर आता है आइसोमेरेज, जो समावेशीकरण की अभिक्रिया को संचालित करता है। और लास्ट आता है लाइगेसेस, जो क्या करता है, एडीपी के साथ युग्मन होता है और उस अभिक्रिया को, यानी एडीपी की जो ऊर्जा है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ये एंजाइमों का वर्गीकरण था। तो आपको ये 500 के 500 याद रखने हैं। कोई भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि शरीर के अंदर जल अपघटन से संबंधित अभिक्रियाओं को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम के वर्ग का यूज किया जाता है, तो वहां पर आप लिखोगे कि लाइसेस नामक एंजाइम के वर्ग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एंजाइम का वर्गीकरण था। फिर उसके बाद में कुछ एंजाइम का अपनों ने क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है कि एंजाइम कहाँ से बनते हैं, उनका शरीर में कहाँ से उद्गम होता है, कौन सा इसके क्रिया कारक होते हैं और लास्ट में ये कौन से उत्पाद बनाते हैं। मतलब एंजाइम दे रखी है, मतलब एंजाइम का नाम लिख रखा है कि एंजाइम कौन सा होगा और वो कहाँ पर बनेगा, शरीर के अंदर कहाँ पर बनेगा और उसका क्रिया कारक क्या होगा, मतलब किसके साथ वो आक्रमण करेगा और लास्ट में क्या बनाएगा, क्या उत्पाद बनाएगा। तो इस टाइप से अपना क्या कर रखा है, अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है। 2-3 आपको बता देता हूँ और आपको बाकी वो जितने 7-8 दे रखे हैं वो आपको माइंड में रखने होंगे। जैसे फर्स्ट था टाइलिन दे रखा है कि टाइलिन होता है वो एंजाइम कहाँ पर बनता है, तो ये टाइलिन एंजाइम मुंह की लार में बनता है। मुंह के अंदर जो लार होती है अपनी,
वहां पर ये टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं, अपने जितने भी पॉलीसैकेराइड खाते हैं, उसको क्या करता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। किसके अंदर कन्वर्ट करता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। पॉलीसैकेराइड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद में सेकंड आता है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम नाम से स्पष्ट है, माल्टेज अक्रिया कारक कौन सा होगा इसका, माल्टोज होगा, जो क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। माल्टोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पाया कहां पर जाएगा, तो ये अंतर रस के अंदर पाया जाता है, अंतर रस के अंदर पाया जाता है। उसी प्रकार से पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, वो कहां पर मिलता है, तो उदर जठर रस में मिलता है, उदर जठर रस के अंदर मिलता है। जो क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है, प्रोटीन पर क्या करता है, आक्रमण करता है और किसका निर्माण कर लेता है, तो प्रोटीन का आक्रमण करने के बाद में चेक कर लेंगे वो किसका निर्माण करेगा, फिलहाल माइंड में नहीं आ रहा। उसी प्रकार से ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। उसी प्रकार से अन्य एंजाइम होते हैं, 2-3 और होते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो कहां पर पाया जाता है, तो वो अंदर जठर रस के अंदर पाया जाता है, अंदर जठर रस के अंदर पाया जाता है। और इसी प्रकार से अंदर जठर रस के अंदर नहीं पाया जाता, ये अग्नाशय के अंदर पाया जाता है, अग्नाशय रस के अंदर मिलता है, अग्नाशय रस के अंदर मिलता है, जो क्या करता है, भोजन से संबंधित क्रियाओं को संचालित करता है। तो इस प्रकार से जो 5-7 अपने का क्लासिफिकेशन किया हुआ है बुक के अंदर, वो आपको क्या करना है, रीड आउट करना है। एक एग्जाम यानी पूछ लेगा एग्जाम के अंदर, टाइलिन नामक एंजाइम होता है, वो किस पर क्रियाकारी यानी किसके साथ क्रिया करता है, तो पॉलीसैकेराइड के साथ क्रिया करता है। या फिर पूछ लेगा टाइलिन नामक एंजाइम शरीर में कहां पर बनता है, तो वहां पर लिखना पड़ेगा मुंह लार, यानी मुंह के अंदर जो लार पाई जाती है वहां पर ये क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने को क्लासिफिकेशन भी ध्यान रखना होगा, जो अपनी बुक के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि ये एंजाइम है, यहाँ पर पाया जाता है, क्रिया कारक इसका ये होता है और लास्ट में उत्पाद ये बनता है। उसके बाद में एंजाइम के कुछ गुणधर्म आते हैं कि एंजाइम की क्या क्या क्रियाएं होती है। तो मेनली जो गुणधर्म है वो अपने को ध्यान रखने हैं, बाकी भी पढ़ने हैं। मेनली गुणधर्म फर्स्ट तो ये है कि ये सामान्य जो शरीर का ताप होता है, सामान्य शरीर का ताप, शरीर का तापमान, या फिर अपने बोल सकते हैं सामान्य तापमान कौन सा, 6 से 8 सेंटीग्रेड तक क्या रहता है, ये ज्यादा सक्रिय रहता है। तो आपसे पूछ ले कि एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय किस तापमान पर होता है, तो 6 से 7 सेंटीग्रेड बोल सकते हो, या शरीर के तापमान में, यानी जो शरीर का तापमान हो गया या फिर सामान्य तापमान 6 से 8 सेंटीग्रेड तक क्या रहता है, एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। एंजाइमों की सक्रियता वाला तापमान लिखिए तो 6 से लेके 8 तक, प्लस में क्या लिख दोगे, शरीर का तापमान, दोनों चीज आपको लिख के दिखानी होगी। दूसरी क्या इम्पोर्टेंस है कि इनकी इम्पोर्टेंस दूसरी ये है कि एक एंजाइम होता है केवल एक अभिक्रिया को क्या करता है, संचालित करता है। एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को संचालित करता है, एक अभिक्रिया को संचालित करता है। मतलब विशिष्टता होती है कि ये काम इस एंजाइम को दिया गया है तो यही एंजाइम करेगा, दूसरा कोई एंजाइम नहीं कर सकता। मतलब एक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए एक एंजाइम होता है। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक ही कौन सा, टाइलिन यूज किया जाएगा, और माल्टोज के लिए माल्टेज यूज किया जाएगा। उसी प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो क्विनन नामक एंजाइम का यूज किया जाता है, क्विनन नामक एंजाइम का यूज किया जाता है। तो मतलब विशिष्ट होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब कि एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को क्या कर सकता है, संचालित कर सकता है। थर्ड कंडीशन इनकी क्या होती है कि इनकी थोड़ी सी मात्रा क्या कर देती है, थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त होती है। मतलब थोड़ी सी मात्रा में अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है, अगर किसी शरीर के अंदर थोड़ी सी मात्रा में अगर ये एंजाइम प्रेजेंट हो जाए, जिसे अपने जैव उत्प्रेरक माना है, तो ये क्या कर देते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को उतनी ही गति से प्रदान कर देते हैं,
मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ऊर्जा के अंदर, तो जो किण्वक नामक एंजाइम का यूज किया जाएगा तो उसकी अधिक सारी मात्रा चाहिए। थोड़े से एंजाइम, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 0.2 ग्राम में, मिलीग्राम में यूज करने पर क्या हो जाती है, इनकी बहुत सारी अभिक्रिया क्या कर देते हैं, संचालित कर देते हैं। सेकंड क्या होता है, फोर्थ कंडीशन इनकी ये होती है। फोर्थ कंडीशन में देखते हैं तो ये अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, 10 गुना कर देते हैं। एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा अभिक्रिया को कितना गुना कर देती है, 10 गुना कर देती है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एंजाइम की उपस्थिति में जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया की दर है, वो क्या हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई अपने के पास ऐसी मूवमेंट हो जाए कि जैसे अपने पास खड़े और एकदम से कार निकले अपने पास, और अपने को लगे कि यानी मरते मरते अपने क्या हुए हैं, बचे हैं, तो अपने देखते नहीं कैसे सांसें फूलने लग जाती है, कैसे धड़कनें तेज हो जाती है, कैसे रक्त का जो सर्कुलर है एकदम बढ़ जाता है। ये सारी किसके कारण होता है, इन एंजाइमों के कारण ही तो होता है। एंजाइम क्या कर देते हैं, हैंड टू हैंड ये आप मस्तिष्क में भेज देते हैं चीजें कि अभी अभी तू मरते मरते बचा है। फिर सारी जो अपने शरीर की बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी जो एक्टिविटीज हो रही है वो क्या हो जाती है, एकदम तेज हो जाती है। और तेज होने के कारण क्या हो जाता है, अभिक्रिया 10 गुना की दर में वृद्धि हो रही है। ये चीज ये क्या कर रहा है, बोल रहा है। उसके बाद में फर्स्ट फिफ्थ अन्य रूप में लिख सकते हो, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। कुछ एंजाइम क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उच्च होता है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके अन्य इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस का मतलब इनके गुणधर्म हो जाएंगे। तो ये एंजाइमों के क्या थे, गुणधर्म थे। तापमान सक्रिय रूप से अधिक रूप से क्रियाशील करने के लिए 6.8 एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को संचालित करता है, अर्थात इनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। ये थोड़ी सी मात्रा को क्या कर देते हैं, अभिक्रिया को संचालित कर देते हैं। मतलब थोड़ी सी मात्रा रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए पर्याप्त होती है। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, 10 गुना बढ़ा देते हैं। उसके बाद में ये अलग क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कुछ प्रोटीन से नहीं मिलकर बने होते हैं। ये सारे इनके क्या हो जाएंगे, गुणधर्म हो जाएंगे। तो यहाँ तक प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में कल इनकी क्रिया विधि देखेंगे। थैंक यू।